देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट। हमारे अगले मेहमान पहाड़, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों को राज्य की असली ताकत मानते हैं। वो अपनी शांत, संतुलित और परिपक्व कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा हमेशा विकास, सामंजस्य और संवाद पर आधारित रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी का। इनसे बातचीत करने के लिए मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा को। सुबोध उनियाल जी उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं, सरकार में वन मंत्री हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं और फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा उत्तराखंड सरकार का सुबोध उनियाल जी। नमस्कार सर, धन्यवाद समय निकालने के लिए। पहला सवाल आपसे, डायमंड स्टेट समिट हमारे कार्यक्रम का नाम, और उत्तराखंड 25 वर्ष अपने पूरे कर रहा है, 25वीं वर्ष शताब्दी आप कह सकते हैं। तो उत्तराखंड के सफर को अगर आप कुछ शब्दों में बोलना चाहें सुबोध जी। राज्य निर्माण के पीछे जो संघर्ष हुआ काफी पुराना था। 1952 से शुरुआत हुई। 2000 में राज्य बनने के बाद निराशावादी लोग जरूर आपको बोलते हुए मिलेंगे कि राज्य में विकास नहीं हुआ, और निराशावाद कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन क्योंकि मैं 2002 की पहली विधानसभा में मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, मुझे आने का अवसर मिला। 2000 में राज्य बनने से लेकर आज तक जो राज्य में राज्य बनने की मांग के पीछे सबसे बड़ी जो अवधारणा थी, इस राज्य में 5% से ज्यादा गांव सड़कों से नहीं जुड़े थे। 15% बमुश्किल 15% गांवों में विद्युतीकरण हुआ था। 80% से ज्यादा गांव पीने के पानी के अभाव में थे। और इतने बड़े विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के राज्य में बमुश्किल 1000-1200 के आसपास स्कूल कॉलेज हुआ करते थे जी। राज्य बनने के बाद आज ऑलमोस्ट हम लोग सैचुरेशन में हैं पीने के पानी की उपलब्धता पे। विद्युतीकरण में हम पूरी तरह से बहुत पहले सैचुरेशन में आ गए। और सड़कों में, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, मेरी विधानसभा में जब मैं विधायक बना था तो सारे नेशनल हाईवेज को मिलाकर के बमुश्किल 317 किलोमीटर सड़क हुआ करती थी, जिसमें 140 किलोमीटर नेशनल हाईवे था और 170 किलोमीटर आधी कच्ची सड़क थी, और बाकी सारी आपका ये लाइट व्हीकल रोड्स थी। आज 3000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक पानी की पंपिंग स्कीम होती थी, 16 पंपिंग स्कीम थे जी। बमुश्किल 17-18 हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज होते थे, आज 66 इंटर कॉलेज थे। एक बिजली का सब स्टेशन था, आज 11 सब स्टेशन है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, 4 डिग्री कॉलेज थे। तो ये यात्रा जो थी बुनियादी आवश्यकताओं को हमने मिला। और दूसरी तरफ रोजगार के लिए सिडकुल जैसी यहाँ पे बनी, और उसके बाद आपने देखा कि हमारी सरकार ने भी 2 बार इन्वेस्टर सबमिट किए। तो ऐसा नहीं है, राज्य बनने के बाद आशाओं के अनुरूप जी लोगों को न लगाओ, लेकिन इस राज्य ने विकास के क्षेत्र में बहुत लंबी यात्रा पूरी की और अभी माइल्स टू गो। तो हैट्रिक लग रही है फिर इसका मतलब? निश्चित रूप से अगर आप काम देखिए, अगर जनता 2 तरह से वोट करती है। कभी मुझे एक नेता ने कहा, किसी वो कास्ट से प्रभावित नेता थे, मुझसे बोला आपके क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा आपके दूसरे कास्ट के लोग हैं जो आपके विपरीत हैं। मुझे क्या है रेशियो? मगर 20% और 62 का रेशियो है। तो वो बोले तभी तो, मतलब उनको बड़ा आश्चर्य है कि आप कैसे जीतते हो। मगर देखिए, आम आदमी जातिवादी नहीं है, आम आदमी डेवलपमेंट को पसंद करता है। तो डेवलपमेंट जिस तरह हमारी सरकार ने किया पिछले 8-9 सालों में, निश्चित रूप से मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस छोटे से राज्य को अपने 11-12 वर्ष के कार्यकाल में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात दी हो, और जिस राज्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री कहते हो कि इस सदी का ये 3रा दशक उत्तराखंड राज्य का होगा, तो आप निश्चित मान लीजिए कि भारत सरकार की सहृदयता,
से हमने जो विकास की एक लंबी यात्रा इस राज्य में की और तमाम सोशल रिफॉर्म्स किए सोशल सेक्टर के, जी ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि ये तीसरा जो हैट्रिक जो आपने कही, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मानने का काम करेगी। नहीं, हैट्रिक की अगर बात होती है, क्योंकि ये इतिहास तो बदला उत्तराखंड में जुलाई 2021 और 2022 सत्ता की अदला बदली का इतिहास, लेकिन आप लोगों की वापसी हुई, तीसरी बार अब जो है सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। हैट्रिक अगर आप कह रहे हैं, इतने आश्वस्त हैं, क्या इसके पीछे जैसे कांग्रेस कहती कि वोट चोरी होती है इसलिए आप लोग श्योर होते हैं कि आज जीत ही रहे, इसलिए हैट्रिक को लेकर आप कंफर्म हैं? इस राज्य में तो अभी तक वोट चोरी की बात नहीं हुई। अब जहां जहां वो हारते हैं वहां वोट चोरी की बात शुरू कर देते हैं। ये वोट चोरी की बात ये हिमाचल में क्यों नहीं आई? देखिए, जहां आप चुनाव हारोगे आप दोष अपने को नहीं देते, आप उसमें सिस्टम को दोष देने लगते हो, और जब आप जीत के आते हो तो आपको वोट चोरी भूल जाती है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर के कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में खत्म हो गई। ये ज्यादा प्रासंगिकता खत्म 2016 के बाद से ज्यादा हुई, जब से आपने कांग्रेस छोड़ी। नहीं, देखिए उत्तराखंड में तो निश्चित रूप से आपने कांग्रेस को छोड़ा, उत्तराखंड ने कांग्रेस को छोड़ दिया। 17 से शायद वो लोग वापस नहीं आए। मैंने अकेले नहीं, कांग्रेस में उन सभी लोगों ने जो जनता से जुड़े हुए लोग थे, जो जनता की आवाज बनते थे, उन लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखते हुए, कांग्रेस के निकम्मेपन को देखते हुए, कांग्रेस की ऊपर की जो लीडरशिप थी उसकी प्रभावहीनता को देखते हुए कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया था। और हमारे उस निर्णय पे इस राज्य के लोगों ने मोहर लगाई और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। और उसके बाद सारे मिथक को तोड़ के फिर हम लोगों ने रिपीट किया, और निश्चित मान लीजिए मिथक टूट गया। अब रिकॉर्ड बनेगा कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में एक बार फिर स्थापित हो। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके हिसाब से, और जो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, चाहे वन मंत्री के तौर पर, वन विभाग की आप कुछ बताना चाहे, मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी यूएसपी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी यूएसपी तो यह है कि जनता के बीच विश्वास पैदा करना। और अगर आप जनता के विश्वास पे खरे उतर रहे हो, आज देखिए, राज्य जब से निर्माण हुआ और ये 2025 खत्म होने को 26 आता है, इसमें इन पिछले अगर आप 4 वर्षों में देखेंगे जी, तो राज्य निर्माण से लेकर के 2022 तक जितने लोगों को रोजगार दिया उसका 2/3 रोजगार हमने पिछले 4 वर्षों में देने का काम किया। 26,000 नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी देना, ये राज्य निर्माण क्या आंकड़े उठा लीजिए। आपने 1,000 कम कर दिया, अभी धामी जी 27,000 बताकर गए। मुख्यमंत्री अपडेट होते हैं, मैं हो सकता है 2-4 अभी अपडेट ना हुआ हूँ जी। 27,000, हाँ जी। मुख्यमंत्री पर रोज आंकड़े जाते हैं भैया, हम लोग तो जो आ गया उसी को लेकर चलते हैं जी। नहीं तो हालांकि भाई हम लोग क्योंकि दिल्ली एनसीआर से, दिल्ली से आए हैं, वहां AQI वाला बड़ा इशू चल रहा है सर, वहां 500, 550, 600, यहाँ आते हैं तो देहरादून की हवा। आप वन मंत्री भी हैं, तो इकोनॉमी और इकोलॉजी को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये समझाइए थोड़ा सा। देखिए, इकोनॉमी और इकोलॉजी को बैलेंस इससे किया जाता है, बतौर वन मंत्री भी जी, जो आपको लगता है कि जनहित में ये काम बहुत आवश्यक है। और देखिए, आखिर पहाड़ में जिन लोगों ने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो लोग अपने गांव 10-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चढ़ाइयां चढ़ के पैदल चल के जाते थे, कहीं पे बीमार हो गया तो उसको ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो उसको जब तक रास्ते में आप उसको लाने, उसको प्राण छोड़ देता था। तो क्या उन लोगों का हक नहीं है कि उनको सड़क से जोड़ा जाए? ठीक, तो ये जो उनका हक है, क्योंकि सरकार का जो धर्म है वो धर्म है आम आदमी को सुविधाएं देना। अब उस सुविधा देने को मैंने आपसे कहा इकोलॉजी की कॉस्ट पर ना हो, ठीक। तो इसीलिए आपने देखा कि भारत सरकार का प्राविधान है कि अगर आप कोई सड़क काटने के लिए आपको कोई जमीन हस्तांतरित हुई तो उससे दुगना जमीन में आपको प्लांटेशन भी करना पड़ेगा और वन विभाग को जमीन देनी पड़ेगी, तो ये कंपनसेट तो होती है। ठीक। तो बैलेंस बनाने के लिए देखिए, सिस्टम भारत सरकार का है, उस सिस्टम का पूरी तरह से, उसके अलावा हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट है वो पूरा परीक्षण करता है कि क्या इस सड़क की आवश्यकता है, क्या इस सड़क के बनने से वाइल्ड लाइफ पे असर तो नहीं पड़ेगा। अगर वाइल्ड लाइफ पे असर है तो निश्चित हम कॉरिडोर बनाने में चर्चा होती है कि ताकि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके लिए उसका सर्वाइवल भी बहुत जरूरी है। तो हम दूसरा ग्रीन एनर्जी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमने ज्यादा प्रयास किया है कि आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार, जो सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की सूर्यग्राम योजना, और इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं इकोलॉजी को हम बैलेंस करने का काम कर रहे हैं कि इकोलॉजी किससे हमारी मेंटेन रहे। तो कुल मिलाकर के आज जो ग्रीन सिटी, ग्रीन व्हीकल,
ग्रीन आपका एनर्जी, इसका जो कंसेप्ट है जो कि इकोलॉजी को मेंटेन करने का काम करेगा, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने वाइल्ड लाइफ का जिक्र किया, एक बड़ा कंसर्न रहता है, हम लोग हमेशा खबरें सुनते हैं, लेपर्ड अटैक, भालू अटैक, ये बड़ा कंसर्न है। देखिए, आप अगर महसूस करेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में भी पहली बार भालू का ये स्वरूप देखा, और कोइंसिडेंटली मैं मंत्री हूं वन का, तो मुझे लगा भी कि ये भालू का आखिर इतना नेचर कैसे बदल गया। तो मेरे हेड ऑफ फॉरेस्ट बैठे भी हैं रंजन मिश्रा जी, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में भी यही थे हॉब बनने से पहले, और अधिकारियों ने पूछा कि कारण क्या है, भालू इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा। तो देखिए, ये चिंता ना आपकी है ना मेरी है, ये चिंता पूरे विश्व की है। यहाँ जितने बैठे हैं सभी लोग इससे चिंतित हैं। ये जलवायु परिवर्तन, ये एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए आने वाले समय में, और खासकर नई जनरेशन के सर्वाइवल के अगर आज भी हम नहीं संभले तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। आप ये लगाइए, भालू के जो मैंने उनसे बातें की, कारण क्या था, भालू हाइबरनेशन में चला जाता है 3-4 महीने के लिए जी। आपने देखा मेढक भी जाता है, कछुआ भी जाते हैं, कई जानवर जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक। और भालू, उसके पहले उसके 2 काम होते हैं। भालू खाने को प्रिजर्व कर देता है चर्बी के रूप में, जो जब वो हाइबरनेशन में रहता है तो वो उसके खाने का काम करती है। ये क्लाइमेट चेंज ने जो टेम्परेचर भालू को चाहिए था वो नहीं मिला, वो हाइबरनेशन में नहीं गया। इसके साथ साथ इस बार अत्यधिक बारिश होने के कारण इतना लैंडस्लाइड हुआ, और जो भालू केव में रहता है, गुफा में रहने के कारण तमाम जगह मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उस अत्यधिक बारिश ने उसको भी डिस्टर्ब किया, और उसको सोने की परिस्थिति नहीं मिल पाई। और उस इरिटेशन में जो आप भी अगर 2 रात ना सो पाए तो आपको भी झंझाहट होगी। ठीक बात। उस इरिटेशन में जब वो खाने के लिए निकला तो उसको सबसे इजी टारगेट लगा जो फूड वेस्ट लोग गांवों के आसपास फेंक देते हैं, और फूड वेस्ट था, उसको भोजन तो नहीं मिल पाया, उसमें उसने एग्रेशन में कहीं ना कहीं आदमी पर अटैक करने का काम किया। यस। तो ये परिवर्तन, इसका सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। ये जलवायु परिवर्तन आज एक बहुत बड़ी समस्या सबके लिए। दूसरा, ये कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में, मैं भी जब छोटा था, मैं नरेंद्रनगर का रहने वाला हूँ, नरेंद्रनगर राजा की राजधानी रहा आजादी से पहले, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट टेरी का हेडक्वार्टर रहा, और हम लोग स्कूल से जाते थे तो स्कूल से हमें नरेंद्रनगर की सराउंडिंग में जो जंगल था उसमें कभी बेर के पेड़, सहतूत के पेड़, जामुन के पेड़ बहुत मिला करते थे। आज जंगलों में खत्म हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंसान ने, देखिए, ये कहीं ना कहीं इंसान की गलती है, जिसने एक लंबी सोच के साथ ये नहीं सोचा कि अगर हम इसको खत्म करेंगे इसका कहीं ना कहीं विपरीत असर हम पे ही पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने अपनी प्लांटेशन पॉलिसी में कंपलसरी कर दिया है कि 20% फलदार पेड़ लगाने अनिवार्य होंगे। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि आप इमीडिएट तो इसको नहीं कर सकते। जैसे बंदरों की समस्या थी, बंदरों में हम लोगों ने मिशन मंकी पे काम करना शुरू किया, तो 10 साल पहले शुरू हुआ, 7 साल में बमुश्किल 30,000 बंदरों को स्टरलाइज किया गया। मुझे अपने अधिकारियों पे, अपने कर्मचारियों पर फख्र है कि पिछले 3.5 साल में हमने 1 लाख के आसपास बंदरों का नसबंदी करने का काम किया। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म है, ये इनका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। नहीं, लेकिन फिर जब चारधाम परियोजना को लेकर कुछ क्रिटिसिज्म होता है, सड़कों के चौड़ीकरण, पेड़ों के काटने को लेकर वो क्रिटिसिज्म होता है, कहा जाता है कि दराले के बाद भी पॉलिसी चेंजेस उस तरह की संभवता नहीं हुए, तो उस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई अभी एक आ रहा था आपका हरसिल में किसी सड़क का, बड़ा अखबारों में आया कि इतने 1000 पेड़ काट दिए जाएंगे। देखिए, वो स्ट्रेटेजिक रोड है जिसको भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जिससे चाइना हमारी सीमा में पहुंच गया, इससे भारत सरकार का यह था कि हमको भी इससे तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारी उन सड़कों से तोपें भी चली जाएं। ठीक बात। लेकिन उस पर गहन चिंतन करने के बाद उसकी चौड़ाई हमने कम करने का काम किया, और पेड़ों की संख्या भी काफी कम कर दी है ताकि कम से कम पेड़ों को नुकसान हो। तो ये ऐसा नहीं है, हर चीज पे बकायदा परीक्षण करने के बाद इकोलॉजी को अगर भारी नुकसान दिख रहा है तो हम उसका वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करते हैं कि इसकी वैकल्पिक, अभी एक सड़क आपका मुख्यमंत्री घोषणा में थी, उस सड़क को मैं भी इंटरेस्टेड था, कुछ लोगों का था कि साहब ये बननी चाहिए। उसका जब परीक्षण किया तो परीक्षण करने के बाद हमारे नोडल अफसर ने कहा कि साहब इसमें 7-8 परिवारों के लिए इतनी लंबी सड़क काटना ये फॉरेस्ट के हित में नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर वैकल्पिक उस पर गया, एक आगे रोड जिससे मात्र 1.5-2 किलोमीटर मिल जा रही है, उस पर काम करना शुरू किया और उस प्रपोजल को ड्रॉप कर दिया। तो हम लोग, हमारा विभाग, क्योंकि बेसिकली वन विभाग जंगलों का चौकीदार है,
कस्टोडियन बोलिए, चौकीदार बोलिए, बिल्कुल ठीक। और उन वनों को बचा करके उसको संदेश भी देना है कि किस तरह नई पीढ़ी पेड़ों को बचाने का काम करे, क्योंकि ये जल ही जीवन है। यही जल हमको ऑक्सीजन भी दे, यही वन जंगल हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है, हवा भी दे रहा है। और उत्तराखंड की तो आर्थिकी का बहुत बड़ा एक जंगल सोर्स है। बिल्कुल। इन्हीं जंगलों के कारण यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की, इन्हीं जंगलों के कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, ये तमाम यहाँ पर तीर्थ स्थापित हुए। तो ये आज हमारी इकोनॉमी का बहुत मजबूत आधार है। और आज इको टूरिज्म के माध्यम से भी जिस तरह से लोगों में आज एक नैसर्गिक सुंदरता के प्रति एक अट्रैक्शन बढ़ा है और 5 स्टार कल्चर जाकर के टेंट कल्चर में आ रहा है, तो इसमें इन वनों का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ की इकोनॉमी में। नहीं, आपने जिस बात का जिक्र किया वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने शुरुआत ही उस सवाल से की थी, इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच में कैसे बैलेंस किया जाता है। बतौर वन मंत्री मेरे ख्याल से आप उसको बेहतर तरीके से देख भी रहे हैं। देखिए, इसके लिए एक चीज और है भाई साहब, जब आपको जंगलों, नेचर के कारण आपकी आर्थिकी मजबूत होगी। हम लोगों ने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पर बहुत फोकस किया। यस। आप आज इस नैसर्गिक सुंदरता से जो टूरिस्ट हमारे ट्रैकर्स आ रहे हैं, रिजॉर्ट बन रहे हैं, उन पर आने के लिए रुक रहे हैं लोग, अपना वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए कॉर्बेट और राजा जी जा रहे हैं। तमाम तरह के हमारे और पार्क्स भी हैं, हमारे यहाँ स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बना। तो ये लोगों की सहभागिता इसमें इसलिए रखी कि जब मेरा स्पष्ट मानना था कि जब जंगलों को लोगों की आजीविका से जोड़ोगे तो आम आदमी भी कस्टोडियन बनेगा जंगलों का, वो भी जंगलों को बचाने का काम करेगा। कम्युनिटी के वहीं के इसी लोगों को कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की भावना को हमने सबसे ऊपर रखकर इसी पर काम करना प्रारंभ किया। अच्छा, मैं थोड़ा सियासी सवाल भी आपसे जरूर लूंगा। आपने वोट चोरी का जिक्र किया कि ये आज जो आरोप लगते हैं ये सब, मेरे ख्याल से 2007 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप कितने 4 वोटों से हारे, 4 वोटों से हारे थे। तो ये जो वोट चोरी, फिर रिकाउंटिंग की वजह से सब चीजें हुई थी, ये जो आरोप लगते हैं वोट चोरी है नहीं है, उत्तराखंड में भी प्री एसआईआर की प्रक्रिया, ये चैलेंज है। और ये एसआईआर या प्री एसआईआर जो उत्तराखंड में हो रहा है, इसको लेकर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यहां पर भी घुसपैठ है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तराखंड के लिए, नहीं है? देखिए, चैलेंज नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, उस समय, अब मैं उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता, मेरा तो जुलूस निकल गया था, मैं इलेक्टेड डिक्लेयर हो गया था। यस, फिर रिकाउंटिंग हुई थी। नहीं, रिकाउंटिंग पोस्टल बैलेट में, ईवीएम में तो आप कुछ नहीं कर सकते, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं कर सकते थे। पोस्टल बैलेट में आपने मेरे 289 पोस्टल बैलेट इनवैलिड कर दिए। तो देखिए, ये तो छोड़िए बात, गड़बड़ी कहाँ से हुई थी? आप तो कांग्रेस में थे। मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता। नहीं, आप तो कांग्रेस में थे, सेंटर में भी कांग्रेस। मैं उस कहानी में जाना ही नहीं चाहता। जाना जरूरी है सर, क्योंकि आज यही आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाती है। देखिए, नहीं, थोड़ा दिलचस्प है, मैं छोड़ूंगा नहीं सर। पहले मैं आपको बता दूं, सरकारी कर्मचारी किसी दल का नहीं होता है, उसकी अलग अलग व्यक्तियों से व्यक्तिगत निष्ठा होती है। और रिटर्निंग ऑफिसर कोई भारत सरकार नामित नहीं करती। रिटर्निंग ऑफिसर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भारत सरकार नामित नहीं करती। रिटर्निंग ऑफिसर, अब मेरे यहाँ था, मेरे यहाँ उस समय तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर को बहुत डांटा कि तुम बदमाशी कर रहे हो। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जो है पूरी तरह से ऑथराइज है कि जो चाहे वो जिसको चाहे सर्टिफिकेट दे दे। तो ये इसमें यह कहना कि एक आप मैकेनिज्म बना के सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को खरीदोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने इसलिए कहा ना, हारने वाला हारने का कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा। तो वो आज आप लगा लीजिए, इतना कुछ करने के बाद भी पूरे बिहार में कहना था साहब बिहार में हम सरकार बना रहे हैं, और जब एक तरफ सुपड़ा साफ हो गया तो वोट चोरी शुरू हो गई। तो ये वो है ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो हारने वाले को भी कम से कम ईवीएम को क्लीन चिट मिली, अदरवाइज इनिशियली तो ईवीएम पे चढ़ गए थे। तो ठीक है, देखिए, तब ये राजनीति कहीं ना कहीं एक यही कारण था कि जिस कांग्रेस ने देश में एक छत्रराज किया, आज वैचारिक जो दिवालियापन उनका आ गया, ये वैचारिक दिवालियापन उनको आज हाशिए पे ले जाने का काम कर रहा है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस प्राचीनता खत्म होती जा रही है। अच्छा, एक सवाल जरूर मैं पूछूंगा कि राजनीति में 20 साल से अधिक वर्षों का आपका सफर, आपकी भी तपस्या, जो अगर मैं कहूं, कौन सा, आपने कई मंत्रालय संभाले हैं, मैं देख भी रहा था, सबसे चुनौतीपूर्ण काम या सबसे चुनौतीपूर्ण पल इन पिछले 20 सालों में अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, पहली चुनौती होती है
आपके ऊपर जनता ने जो विश्वास प्रकट किया उस विश्वास को बचाना, और वो किसी एक चीज पे नहीं होता, किसी काम पे वो मल्टीपल उस पे है। Yes. किसी को बिजली चाहिए, किसी को सड़क चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को पेंशन चाहिए, किसी के लिए स्कूल चाहिए, किसी के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चाहिए, किसी के लिए आपको उसकी पर्सनल नंबर की नौकरी चाहिए। तो ये आप जनता का विश्वास किस तरह जीत सकते हो? भरोसा जी, वो भरोसा पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, देखिए अगर आप जाएंगे तो समय समय पर अलग अलग चैलेंजेज होते हैं। जैसे आज की तारीख में प्रधानमंत्री का जो कहना है वोकल फॉर लोकल, यस, आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें इंपोर्ट कंट्री से एक्सपोर्ट कंट्री बनना है, हमें इंपोर्ट स्टेट से एक्सपोर्ट स्टेट बनना है। तो समय के हिसाब से आपकी जो वो प्राथमिकताएं हैं वो कहीं ना कहीं बदलती रहती है। अच्छा, अब एक सवाल इन फाइटिंग को लेकर भी पूछ लूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ना बिल्कुल था। ये बड़े लगता है कि जैसे कहते हैं वो धुरंधर मूवी देखी आपने? वैसे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मूवी देखने का मौका नहीं मिलता। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। एक प्रसिद्ध हीरोइन प्रचार के लिए यहाँ पे आई थी और उनको 3 दिन वो और रोनित राय साथ में थे। हीरोइन का नाम नहीं लूंगा। मुझे उनको रिसीव करना था। मैं एयरपोर्ट में जाके रिसीव किया तो मैं नाम भूल गया। मुझे देखा कि एक कलरफुल फ्रॉक पहन के एक लड़की आ रही है। मैं कहा यही होगी। तो मैंने जब उनसे कहा, मैंने कहा आर यू नताशा? तो मैं नो। तो उसने अपना ओरिजिनल नाम बोला है। ओ सब, मैं कहा सॉरी, मैं गया मुनियाल में आप लोग लेने बैठ गए। फिर वो मुझसे पूछा आपने फलानी पिक्चर देखी? मैं कहा ये कौन सी पिक्चर है? वो बड़ी इरिटेट हो गई क्योंकि उसकी वो बड़ी बाद में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वो बड़ी हिट मूवी थी। मैं कहा पिक्चर देखता ही नहीं था, मैंने नाम ही नहीं सुना था। तो कारण क्या है कि अब हम लोग जो है इतना समय नहीं मिल पाता कि मूवीज देख लें। नहीं, मैंने धुरंधर मूवी का इसलिए जिक्र किया कि उस मूवी को नाम सुना है मूवी का धुरंधर या का नहीं? धुरंधर का नाम सुना और ये भी सुना है कि अजीत डोभाल जी पे बेस्ड है, ये भी सुना है। हाँ, वो 26/11 से लेकर कांधारा पर उसमें एक डायलॉग है कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है। तो ये सवाल मैंने इसलिए जोड़ा कि उत्तराखंड में ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है इन फाइटिंग। ऐसा है क्या? देखिए, और ये चैलेंज है आप लोगों के लिए? जब घर बड़ा होता है ना तो घर में बर्तन भी ज्यादा होते हैं। तो जहां ज्यादा बर्तन हो गए वो खनके। आज कांग्रेस में बर्तन ही नहीं है ना, सूत ना कपास और बिन लट्ठम लट्ठा। ये तो कांग्रेस क्या है। आप डिनाई नहीं कर रहे हैं? यहाँ तो सब कुछ है। आप डिनाई नहीं कर रहे हैं? देखिए, सूत एक कहावत भी बनी है ना, सूत ना कपास और लट्ठम लट्ठा। तो यहाँ तो सूत भी है, कपास भी है, मांस भी है, आदमी भी है, वर्कर भी है, विचार भी है, नेता भी है। तो लट्ठम लट्ठा थोड़ा बहुत लट्ठम लट्ठा चल रहा है, थोड़ा तो होगा, थोड़ा होगा, लेकिन वो बनेगा नीतिगत विरोध नहीं है। सर्वमान्य नेता सबके एक है। अब ठीक है, कभी कभी आपस में कहीं आदमी के हित आपस में टकरा जाते हैं तो आदमी, देखिए ये लेग पुलिंग अगर शब्द बना तो किन्हीं न किन्हीं कारणों से बना होगा ना, ऐसे नहीं बना। होती कुछ लोगों की मानसिकता होती है वो। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप हैट्रिक को लेकर इतना कंफर्म्ड है, हैट्रिक को लेकर इतना आश्वस्त हैं, और हैट्रिक में इन फाइटिंग अवरोधक नहीं होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो मतदाता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे वोट करता है। आप कोई आदमी लेग पुलिंग करके अपने प्रभाव के 10-20 लोगों का असर डाल देगा, लेकिन बहुसंख्यक आप देख रहे हैं, जीत का अंतर आप देख रहे हैं। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में मेरी असेंबली में भारतीय जनता पार्टी को 83% वोट पड़ा, नरेंद्र नगर। तो कोई लेग पुलिंग कितना कर लेता, कितना असर पड़ता। इस बार भी प्रदेश में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट मेरी विधानसभा में पड़ा है। तो मैंने आपसे कहा किया है कुछ लोगों ने, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कम वोट से अगर जीतेंगे या हारेंगे तो सुबोध उनियाल पर असर पड़ेगा, तो लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये स्वाभाविक है, हर मनुष्य की जो इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की होती है। तो आगे बढ़ने को उनको लगता है कि फ्रंट लाइन में जो खड़ा है पहले इसको अगर थोड़ा पीछे कर दे तो हमको मौका मिलेगा। तो ये चलता है। इन सबको देखते हुए आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। अच्छा, आपको एक सवाल बस आखिरी है, मुझे पता है आपको जाना है, आपके पास भाषा की भी जिम्मेदारी है। तो वैसे ही भाषाओं का विवाद भी बहुत है, आपके बयान को लेकर भी हुआ था, उनियाल बिहार से मैं पढ़ रहा था। लेकिन उत्तराखंड राज्य की जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं बोलियां हैं, उनके संरक्षण के लिए आपका रोड मैप? देखिए, मुझे इस बात का खुशी भी है कि जो भाषा विभाग इस राज्य में 22 वर्षों तक सोया पड़ा था। मुझे जब भाषा की भी जिम्मेदारी मिली तो उस विभाग को
जगाने का काम भी मैंने किया। और हमने लगातार, मुख्यमंत्री जी ने भी, मैंने स्वयं भी अमित शाह जी से भी अनुरोध किया कि हमारी जो बोलियां हैं गढ़वाली कुमाऊनी, इनको संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल कर लिया जाए। तो उसमें उनके द्वारा कहा गया कि देश के अंदर बहुत बोलियों पर इस बात की मांग है, तो ये एक लंबी परिचर्चा के बाद इस पर कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन इन भाषाओं का संरक्षण हो, संवर्धन हो। हमने पहली बार इस राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, इन भाषाओं में साहित्यकारों को अवार्ड करने का काम किया 2022 के बाद। इसके अलावा साहित्य को लेकर के हम लोगों ने 5 लाख रुपए का अवार्ड, 5,51,000 रुपया उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान शुरुआत किया। अच्छा, मैं इलाहाबाद में रहा तो मैंने सूर्यकांत निराला जी को देखा है। सूर्यकांत निराला जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, एक कमरे में जीवन व्यतीत किया। हमारे यहाँ शैलेश मटियानी साहब ये राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े साहित्यकार थे। इलाहाबाद में मैं उनको देखा, कर्नलगंज में रहते थे, एक कमरे में पूरा परिवार, बहुत बुरी स्थितियों में दिन काटा जी। साहित्य के धनी और आर्थिक बहुत कमजोर। तो मेरे दिमाग में आया कि हम लोगों को साहित्य को जिंदा रखने के लिए साहित्य के वाहकों को भी कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहिए कि सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। और हमने एक शुरुआत की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साहित्यकारों के लिए, और इसमें एक शर्त लगा दी कि वो आदमी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। जो आयकर दाता, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट अवार्ड। अच्छा जी। क्योंकि इसका मतलब वो आयकर दाता था तो उसने अपनी लाइफ को ढंग से बिताया। लेकिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में तमाम कष्ट है, लेकिन इस साहित्य के माध्यम से, उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका साहित्य की रही है जी। बिल्कुल, भारत की आजादी में भी बहुत बड़ा भूमिका साहित्य की रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने 5 लाख रुपए का अवार्ड देना, और 3 लोगों को मरणोपरांत, अच्छा जी। और 3 उनको जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हमने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 5 लाख का देने का शुरुआत की है, ताकि साहित्यकारों को लगे कि साहित्य को जीवित रखने के लिए सरकार काम कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध उनियाल जी, आपने समय निकाला साहित्य के संवर्धन के लिए। जो आप काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ।